महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले झारखंड एडीआर की रिपोर्ट आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि क्षेत्रीय दलों समेत बीजेपी और कांग्रेस ने करीब 50% तक आपराधिक छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाया। देखिए रिपोर्ट। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की फर्स्ट फेज की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि महाराष्ट्र की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दोनों राज्यों के पिछले चुनावी विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 60% वर्तमान विधायक और झारखंड में 49% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये विश्लेषण 2019 विधानसभा चुनाव और उसके बाद आयोजित उपचुनावों से पहले उम्मीदवारों को दिए गए हलफनामों पर आधारित है। इस आंकड़े को ऐसे समझिए, महाराष्ट्र में 272 विधायकों में से 164 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इनमें से 2 विधायकों ने हत्या से जुड़े मामले घोषित किए हैं, जबकि 10 विधायकों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं। कुल 12 विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के 103 विधायकों में से 62, बीजेपी के 40 में से 25, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 38 में से 22, शिवसेना शिंदे गुट के 37 में से 20, कांग्रेस के 16 में से 9, शिवसेना उद्धव गुट के 12 में से 6, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के 12 में से 9 निर्दलीय विधायकों ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 74 विधायकों में से 36 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 2 विधायकों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं, जबकि 6 विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है। कुल 26 में से 13 बीजेपी के विधायक, 25 में से 12 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, 16 में से 8 कांग्रेस के विधायक और 3 में से 1 ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के विधायकों ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। नए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड में पिछले 5 सालों में नेताओं की संपत्ति में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कई मंत्रियों की संपत्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उदाहरण के तौर पर कुछ मंत्रियों की संपत्ति में 200% से 700% तक का इजाफा देखा गया है। 2019 से 2023 के बीच शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की संपत्ति में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें रियल एस्टेट और निवेश शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संपत्ति 2019 में 13 करोड़ थी, जो कि 2024 में 38 लाख हो गई। इससे ज्यादा अमीर वहां के मंत्री अजीत पवार हैं, जिनकी संपत्ति 49 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ हो गई है। इसी तरह 5 साल में बीजेपी विधायक पराग शाह की संपत्ति 575% बढ़ने की बात सामने आ रही है। वर्तमान में बीजेपी विधायक पराग शाह की संपत्ति 3,383 करोड़ रुपए की है। महाराष्ट्र में 2024 घाटकोपर ईस्ट से मौजूदा बीजेपी विधायक पराग शाह की संपत्ति 5 साल में 575 गुना बढ़ी है। इसका खुलासा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो सबसे अमीर प्रत्याशी बन चुके हैं। ओवला मजीवाड़ा से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रताप सरनाइक भी अरबपति हैं। उनके खिलाफ 333.32 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मालाबार हिल विधानसभा सीट से बीजेपी ने मंगल प्रभात लोढ़ा को टिकट दिया है। लोढ़ा राज्य के दूसरे अमीर प्रत्याशी हैं, जिनके पास 447 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। मंगल प्रभात लोढ़ा रियल एस्टेट डेवलपर हैं। वो लोढ़ा समूह के संस्थापक भी हैं। प्रताप सरनाइक के पास 333.32 करोड़ की संपत्ति है। इसी तरह ओवला मजीवाड़ा से शिवसेना प्रत्याशी प्रताप सरनाइक के पास 333.32 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। सरनाइक शिवसेना के एक दिग्गज नेता भी हैं। ठाणे में उनका काफी राजनीतिक वर्चस्व भी है। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने 23.43 करोड़ रुपए अपनी कुल संपत्ति घोषित की है। कल्याण ग्रामीण से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार सुभाष बोईर के पास 95.51 करोड़ की संपत्ति है, जबकि झारखंड में मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं की संपत्ति में इजाफा दर्ज किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दलों के नेताओं की संपत्ति में भी 2 से 3 गुना तक इजाफा हुआ है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के कोऑर्डिनेटर सुधीर पाल ने बताया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राजनीतिक दलों ने करोड़पति और आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को ज्यादा टिकट दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2020 के निर्देश के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को यह डिक्लेयर करना होता है कि आखिर आपराधिक किस्म के
लोगों को उन्होंने टिकट क्यों दिया। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने झारखंड में अब तक ये घोषणा नहीं की है कि जो प्रतिशत या जो आंकड़े हम लोगों ने बताए या शपथनामा में जो उन्होंने केस की चर्चा की है उसके संबंध में पार्टी क्यों निर्णय ले पाई। उन्हें ये बताना ज़्यादा जरूरी है कि आपराधिक किस्म के लोगों को टिकट क्यों दिया गया या अच्छे लोगों को टिकट क्यों दिया गया। चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन के मुताबिक संपत्ति और आपराधिक मामलों में आयोग शपथ पत्र लेता है और शिकायत मिलने पर किसी भी तरह की गलती पाए जाने पर उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। अगर उसमें ही संपत्ति छुपा लेते हैं और नहीं दर्शाते हैं तो उसकी भी कभी जांच होती है अगर कोई कंप्लेन करता है। लेकिन अब कहाँ तक ये देखा जाए कि आप शपथ पत्र दे रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, एक पार्टी के भी प्रतिनिधि कहलाएंगे आप, उसके बावजूद अगर आप झूठा आरोप पत्र दे रहे हैं, अगर आपकी जांच होती है तो फिर सदस्यता उनके खतरे में होती है। राजनीतिक दल और नेताओं की बढ़ती संपत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक शशिधर पाठक कहते हैं कि ये समाज के गिरते चरित्र का प्रमाण है। सैद्धांतिक बातें हकीकत से काफी दूर है। स्टेटस सिंबल नेतागिरी बन गई है और सामाजिक सुधार, नैतिक सुधार या लोगों का विकास कहीं कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। तो इसी तरह के नेता आएंगे, इसी तरह के अधिकारी आएंगे, इसी तरह के आगे सरकारी लोग आएंगे और ये सिस्टम में होगा। और जाहिर सी बात है कोई भी राजनीति आज बहुत सभ्य लोगों की तो मानी नहीं जा रही है। बहुत सभ्य लोग तो राजनीति में आ नहीं रहे हैं। आपका जो ब्रिलियंट स्कॉलर है वो पहले आईएएस बनना चाहता है, आईएएस नहीं बन पाता तो वो कहीं आईआईएम में जाना चाहता है, आईआईएम में अगर वो नहीं जा पाता तो वो कहीं डॉक्टर, इंजीनियर पहले बनने की तैयारी कर लेता है। तो कभी भी जब आपका टॉप ब्रेन राजनीति में नहीं आता है, फर्टाइल ब्रेन नहीं आता है, तो फिर आपको इसी तरह के परिदृश्य देखने को मिलेंगे। जाहिर है कि झारखंड से मिली एडीआर रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। इसी तरह अगले हफ्ते तक महाराष्ट्र की भी एडीआर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी नेताओं की संपत्ति बड़ी होने के आंकड़े सामने आ सकते हैं। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी में पोस्टर वॉर रुकने का